जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितने भी फैक्ट्स बचे थे उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में आकर सिक्किम से तीस्ता नदी मिलती है। उसके आगे अगला पॉइंट सभी लोग राइट करिए कि मणिपुर से बराक नदी आती है और बराक नदी किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। मणिपुर से कौन सी नदी आती है? बराक नदी आती है और कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। वहीं अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग है, लोहित है, बराक है, मानस है, तीस्ता है, धनसिरी, सुबनसिरी, पगलादिया। अगर इसमें हम बात करें सबसे लंबी जो सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। कौन सी है? सुबनसिरी। देखिए, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इधर से जब गंगा नदी जाती है, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका विस्तार भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी है। अगर बात करते हैं इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, तो यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। आगे हम बात करते हैं, जो तीस्ता नदी है कहां से निकलती है? सिक्किम से। कहां से निकलती है? सिक्किम से। कौन से ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। और इसी तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवाद है। क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। अगर हम आगे बात करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आज जितने भी फैक्ट्स बचे थे पिछली वीडियो के ब्रह्मपुत्र नदी में, हम लोग उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो ये जो फिगर है इसका अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। जितने भी 3-4 फैक्ट बचे थे, हमने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, दिबांग है, लोहित है, बराक है, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, जिसमें सुबनसिरी सबसे लंबी सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो कि जेमू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलती है, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो होता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। आगे हम बात करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। देखिए, जो सिंधु नदी अपवाह है, सिंधु नदी भारत की कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। पहला पॉइंट क्या हो गया? ये भारत की पूर्ववर्ती नदी है। वही आगे हम बात करते हैं, ये भारत की कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। और इसका जो विस्तार है कितने देशों में है? कितने देशों में है? 3 देशों में। किन किन देशों में? चीन, भारत और पाकिस्तान। वही हम बात करते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट की सहायक नदियां, उसका क्रम क्या है? झेलम है, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। हमने बताया था कि सारी नदियां कहां पर मिलती हैं? जो इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो कहां पर मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट। और इन सभी नदियों को क्या कहा जाता है? पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। और ये सारी नदियां सिंध में कहां पर मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में। वहीं अगर हम बात करते हैं, जो सतलज नदी है, सतलज नदी भी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। और इसका भी विस्तार कितने देशों में है? 3 देशों में। कितने देशों में है? 3 देशों में है। चीन, भारत और बांग्लादेश। वहीं आगे हम बात करते हैं, जो हमारी ब्यास नदी है, ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। और जो ब्यास नदी है सतलज में कहां पर मिलती है? पाकिस्तान के कपूरथला के निकट हरिके नामक बैराज में। वही हम बात करते हैं
जो सिंध नदी है, सिंध नदी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। हमने बताया था जो सिंध नदी है, सिंध नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? दमचौक। किस स्थान से? दम चौक। अर्थात सिंध नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक। कहां से प्रवेश करती है? दमचौक ना। और सिंध नदी भारत में कहां से निकलती है? चिल्लास। किस स्थान से निकलती है? चिल्लास। हमने ये भी बताया था कि जो सिंध नदी है ये पहाड़ियों के बीच बहती है, किंतु एक ऐसा स्थल है जहां से ये धरातली या समतली इलाका में बहती है। तो कहां से? अटक। कहां से? अटक। अर्थात जो सिंध नदी है ये पहाड़ियों के बीच बहती है, लेकिन अटक नामक स्थान से ये है कहां बहती है? समतल इलाके धरातली स्थल पर बहती है। अगला पॉइंट ये भी हो गया था कि जो सिंध नदी है, सिंध नदी का जो जल विवाद है किन किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंध नदी का जल विवाद है इसका समझौता कब हुआ था? 1960 में। किसके द्वारा इसका समझौता कराया गया था? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा ना। जिसमें से क्या क्या निर्णय लिया गया था? क्या समझौता हुआ था? किन किन नदियों का? किन किन नदियों का? सिंध, झेलम और चिनाब का ना। देखिए मुख्य हमारा सिंधु है, बाकी इनका नहीं पूछा गया। सिंधु का जो है इसका 80% जल कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। और 20% भारत। 20% भारत इस्तेमाल करेगा। तो सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद बताया था? बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद तिब्बत के निकट ना। तिब्बत के निकट कौन से झील? मानसरोवर झील। और अगर ग्लेशियर की बात करें तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ना से कौन सी नदी निकलती है? सिंध नदी ना। और हमने बताया था जहां से निकलती है इसे तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? इसे तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? सिंगे खबब। जिसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, सिंह के समान मुख वाली ना। सिंह मतलब शेर के समान मुख वाली। आगे हम बात करते हैं जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। जो सिंध नदी है, सिंध नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी है ना, और लंबी के साथ साथ सबसे बड़ी है। और सिंध नदी को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की जीवन रेखा या प्राणदायिनी भी कहते हैं ना। इसकी जीवन रेखा या प्राणदायिनी भी कहते हैं। जीवन रेखा या प्राणदायिनी भी कहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं जो इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, इसमें से सिर्फ ब्यास एक ऐसी सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो भारत से निकलती और भारत में ही मिल जाती है। और अगर सिंध नदी की हम विस्तार की बात करें, लंबाई की बात करें, कितनी है? 2880 किलोमीटर। तो अगला फैक्ट क्या हुआ? जो सिंध नदी है बोखरचू हिमनद तिब्बत के मानसरोवर झील चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जहां से निकलती इसे तिब्बती भाषा में कौन सी भाषा सबका शब्द है? तिब्बती भाषा। तिब्बती भाषा का शब्द सिंगे खबब नाम से इसे जाना जाता है, जिसे शेर के समान मुख वाली नदी भी कहते हैं। सिंध नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर बात करते हैं सिंध नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा या प्राणदायिनी नदी भी कहलाती है। सिंध नदी का विस्तार 2880 किलोमीटर है और इसका जो बहाव है कितने देशों में? 3 देशों में है। चाइना में है, भारत में है और पाकिस्तान में। वहीं अगर हम बात करते हैं जो सिंध नदी है, सिंध नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है और ये गिलगिट के समीप कौन सा गार्ज का निर्माण करती है? सिंधु गार्ज का। किस गार्ज का निर्माण करती है? सिंधु गार्ज। अर्थात जो सिंध नदी है ये गिलगिट लद्दाख में गिलगिट के समीप सिंध गार्ज का निर्माण करती है। और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में किस गार्ज का निर्माण करती है? दिहंग गार्ज का। किसका?
विहंग गार्ज का। और वहीं पर अगर हम सतलज नदी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में किस गार्ज का निर्माण करती है? सिपकिला गार्ज का। किसका निर्माण करती है? सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। तो सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वही हम बात करते हैं। देखिए हमने बताया कि सबसे ऊपर सिंध नदी बहती है, सिंध के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब क्या होता है? राइट करिए, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। तो क्वेश्चन आता है सिंध सागर दोआब कहाँ पाया जाता है? तो सिंध नदी और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंध सागर दोआब। उसके साथ झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? छाछ दोआब। इसी को चाज दोआब भी कहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं चिनाब और रावी के नदी के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम कौन सा दोआब कहते हैं? रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच जो दोआब क्षेत्र है नदियों का वो क्या कहलाता है? बारी दोआब। और वहीं हम बात करते हैं ब्यास और सतलज नदी के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विष्ट दोआब। क्या कहते हैं? विष्ट दोआब। देखिए इसकी सहायक नदियां, अब इसकी सहायक नदियां जाहिर सी बात है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये तो है ही। इसके साथ साथ इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? अन्य भी जो कुछ सहायक नदियां जो दाएं तट की हैं, नुब्रा है, शोक है, गिलगित है, स्वात है, गोमल है। और ये तो है ही झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो इसकी सहायक नदियां हैं ही। आगे हम बात करते हैं, ये दोआब वाला हो गया। आगे हम बात करते हैं इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में पाया गया है और इनको हम किस नाम से जानते हैं? पंचनद। ये जो हमारी नदियां हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? पंचनद। 1 2 3 4 5। अच्छा सिंध, ये जो झेलम से है यहाँ तक जो पाया जाता है, ये जो पांचों नदियां हैं इनका उल्लेख अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में भी है और इन पांचों नदियों को हम क्या कहते हैं? पंचनद। तो हम इन सभी नदियों का अध्ययन एक एक करके करेंगे। तो इतना सभी लोग राइट कर चुके हो। हेडिंग डालिए झेलम नदी। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग झेलम नदी। झेलम नदी। देखिए सबसे पहली चीज तो इनका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है? हाँ वितस्ता ना? क्या नाम है? वितस्ता। वितस्ता इसका क्या नाम है? प्राचीन नाम। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। और ये कहां से निकलती है? पीर पंजाल पहाड़ी। कहां से? हाँ पीर पंजाल पहाड़ी, जो कि कहां है? जम्मू कश्मीर। अर्थात जो झेलम नदी है ये पीर पंजाल पहाड़ी कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर। अगर बात करते हैं झील पूछे तो कहीं कहीं झील भी पूछ लिया जाता है। तो कौन सी झील? बैरीनाग झील। कौन सी झील? बैरीनाग। जितने भी नाग शब्द से हैं वो झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं और जितने भी ताल शब्द से हैं वो कहां पाई जाती हैं? उत्तराखंड। कहां पाई जाती हैं? उत्तराखंड। तो जो झेलम नदी है इसका उद्गम स्थल पीर पंजाल पहाड़ी, बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से है। वहीं इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। क्या है प्राचीन नाम? वितस्ता। देखिए अगला पॉइंट क्या है? जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करती है? भारत पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक रेखा, प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। क्या करती है? प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। भारत पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करती है? प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है या प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगर वहीं पर हम बात करते हैं इसी नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। श्रीनगर शहर बसा हुआ है, अर्थात झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अगर वहीं हम बात करते हैं इसकी जो लंबाई है
इसकी लंबाई लगभग 2100 किलोमीटर है, ये पूछा नहीं गया फिलहाल। लगभग कितना है? 2100 किलोमीटर है, ये पूछा नहीं गया। अगर इसकी सहायक नदियों में बात करते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो किशन गंगा है। कौन सी है? किशन गंगा और नीलम। किशन गंगा और नीलम, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? किशन गंगा और नीलम। देखिए हमने बताया झेलम नदी जो है इसका प्राचीन नाम वितस्ता है। ये पीर पंजाल पहाड़ी बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगला पॉइंट जो है, इसी नदी के किनारे भारत का जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर है वो भी बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदियां जो हैं किशन गंगा और नीलम है। कौन कौन है? किशन गंगा और नीलम। देखिए अगर हम बात करते हैं झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? हाँ, सिंध की। किसकी सहायक नदी है? सिंध की। देखिए जो कहीं कहीं पर क्या लिखा, कुछ बुकों में यह है जो किशन गंगा है इसी को पाकिस्तान में नीलम नाम से जानते हैं। तो किशन गंगा नीलम एक ही है, पाकिस्तान में जो जाती है तो उसको नीलम नाम से जाना जाता है ना। तो ठीक, सभी साथी एक बार इसको राइट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं झेलम के बाद जो इसकी अन्य सहायक नदी जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो राइट करिए, चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। और जो चिनाब नदी है ना, ये सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी। वहीं अगर हम बात करते हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश से, कहां पर? हिमाचल प्रदेश से निकलती। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से? बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। अर्थात जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। और सुनिए, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, क्या है ये? हिमाचल प्रदेश है ना, तो ये दो शाखाओं में निकलती है। कितनी शाखाओं में निकलती है? दो शाखाओं में निकलती है। कौन कौन से? ये ऐसे निकलती है, एक का नाम रहता है चंद्र, एक का नाम रहता है भाग ना। हाँ, ये चंद्र हो गया, ये भाग हो गया। तो जब आगे आती है तो ये क्या कहलाती है? चंद्रभाग। क्या कहलाती है? चंद्रभाग। तो लिख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश से दो शाखाओं में निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश से दो शाखाओं में निकलती है, चंद्र व भाग। जो इसकी शाखाएं हैं, इसकी शाखाओं का नाम क्या है? चंद्र व भाग। और आगे यही जब मिल जाती है तो क्या हो जाती है? चंद्रभाग। क्या कहलाती हैं? चंद्रभाग। और यही चंद्रभाग जब कश्मीर चली जाती है, कहां चली जाती है? कश्मीर। कहां चली जाती है? कश्मीर। जब ये कश्मीर चली जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? चिनाब। इसका नाम क्या पड़ जाता है? चिनाब। ऐसे फिगर बना लो, ऐसे फिगर बना लो। हिमाचल प्रदेश से दो शाखाओं में निकलती है, चंद्र व भाग। उसके बाद ये जब एक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में मिलती है तो उसका नाम चंद्रभाग हो जाता है। और यही जब कश्मीर में जाती है तो इसी नदी का नाम क्या हो जाता है? चिनाब। क्या हो जाता है? चिनाब। राइट हो चुका सबका यहां तक? राइट हो गया? ठीक। देखिए आगे हम बात करते हैं चिनाब नदी पे ना एक बांध बना हुआ है। हालांकि हम लोग बांध का अध्ययन अलग से पढ़ेंगे। बगलिहार बांध। कौन सा बांध? बगलिहार बांध। कौन सा बांध हमने बताया? बगलिहार बांध। देखिए चिनाब नदी पर एक बांध बना हुआ है, बगलिहार बांध, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित बांध है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित बांध है।
बात समझ में एक नहीं समझ में? फिर से एक बार हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु की। अगर वही हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से कहां से निकलती है? 12 लाचा दर्रा। और कितने शाखाओं निकलती? 2। कौन कौन से नाम है? चंद्रवा, भाग। ये कहाँ मिलती हैं दोनों? हिमाचल प्रदेश में मिलती। कहाँ मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश। और जब मिलती है तो क्या नाम हो जाता है? चंद्रभाग। और जब यही कश्मीर जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब। और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? बगलियार बांध, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित बांध है। सभी लोग राइट कर लीजिए इसकी। और अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात करते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सोहल, भुटनाला सहायक नदी की बात हम करते हैं। अगर इसकी तो लिखिए सोहल, थिभोट, भुटनाला। किसकी सहायक नदियां है? चिनाब की ना। हाँ ठीक, राइट कर लीजिए। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सोहल हो गया, थिभोट हो गया, भुटनाला हो गया। ठीक, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। अब आगे हम बात करते हैं ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास। मिटा दे इसको, मिटा दिया जाए। अगली हेडिंग डालिए ब्यास नदी। अगली हेडिंग डालिए ब्यास नदी। ब्यास नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है? बात से बताया था। हाँ बताइए, क्या नाम है? विपाशा ना। क्या नाम है? विपाशा। शायद इस नाम की कोई हीरोइन थी क्या? किसी थी? ठीक, इसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। और जो इसका उद्गम स्थल है, लिखिए रोहतांग दर्रा। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? और अगर बात करें रोहतांग दर्रा से कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा में कहां निकलती है? एक स्थल का नाम है व्यासकुंड। क्या नाम है? व्यासकुंड। तो राइट करिए, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में व्यासकुंड नामक स्थान से इस नदी का उद्गम स्थल है, या ये नदी निकलती है ना। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। और रोहतांग दर्रा में किस स्थल से निकलती है? कहां से निकलती है? व्यासकुंड। कहां से निकलती है? व्यासकुंड से निकलती है। और जो ये व्यासकुंड नदी, व्यासकुंड, ये जो व्यास नदी है ना, इसके बारे में और कोई फैक्ट है? बताइए। हाँ, अरे भाई साहब, ये भारत से निकलकर भारत में ही मिल जाती है ना। तो अगला पॉइंट लिखिए, ये भारत से निकलकर भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है ना। भारत से निकलकर भारत में, और भारत में किस स्थल पर? कपूरथला के, हाँ, पंजाब के कपूरथला के निकट हरके बैराज ना। भारत से निकलकर भारत में, और भारत में कहा? पंजाब के कपूरथला ना, कपूरथला। और यहीं पर कौन सा बैराज है? हरके बैराज। भारत में मिल जाती है, भारत में मिल जाती है। अर्थात जो ब्यास नदी है ये भारत से निकलती है, ये यहाँ से भारत से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और यहीं से आती है और पंजाब में क्या होती है? मिल जाती है। किस में मिलती है? सतलज नदी में। किस में मिलती है? सतलज नदी में। और सतलज नदी में जहां पर मिलती है, अगर पूछा जाए कहां पर, तो पंजाब के कपूरथला के निकट एक बैराज बना हुआ है, उसका नाम क्या है? हरके बैराज। सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो पार्वती, लिखिए सहायक नदी पार्वती, बाणगंगा, एक राइट करिए तीर्थन, तीर्थन।
पार्वती, बाणगंगा, तीर्थन। ठीक, अब अगली राइट करिए रावी। कौन सी नदी? रावी नदी। नोट हो चुका सबका ये? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुसड़ी। क्या नाम है? परुसड़ी ना। ठीक, हेडिंग डालिए रावी नदी। हेडिंग डालिए रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी। राइट करिए प्राचीन नाम परुसड़ी। और कहीं कहीं इसी को हम इरावती भी इसका उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? इरावती। क्या उल्लेख मिलता है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए हमने बताया था जो झेलम है, झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है और उसके बाद चिनाब, रावी व्यास से, हिमाचल प्रदेश से। तीनों कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। तो राइट करिए चंबा। चंबा, और चंबा है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अर्थात जो इसका उद्गम स्थल है वो चंबा हिमाचल प्रदेश से, और कहाँ पर? रोहतांग दर्रा के निकट से। कहाँ से? रोहतांग दर्रा के निकट से। रोहतांग दर्रा के निकट से। वही अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी सहायक नदियां राइट करिए भादल, सियोल, बोरा। भादल, सियोल, बोरा, ये इसकी क्या है? सहायक नदी। सहायक नदी। अब अगली हेडिंग डालिए। ये राइट हो चुका है। इसमें बस 3-4 फैक्ट लिखने हैं कि इसका प्राचीन नाम परुसड़ी है। इसी को कहीं कहीं इरावती नदी नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के निकट से, चंबा नामक स्थान से निकलती है। और इसके अगर सहायक नदियों की बात करें, सियोल है, भादल है और बोरा। ठीक, अगली हेडिंग इसका कौन सी बची? कौन सी सहायक नदी बची है? सतलज बची ना। झेलम पढ़ चुके, चिनाब पढ़ चुके, रावी पढ़ चुके, व्यास पढ़ चुके। अब कौन सी है? सतलज। तो सतलज नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। इसका विस्तार कितने देशों में है? 3 देशों में। कितने देशों में? 3 देशों में। क्या ये नदी गाद का निर्माण करती है? हाँ, सतलज नदी करती है ना। हाँ, सिपकिला घाट। कहाँ पर? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में ना। ठीक, हाँ, तो राइट करिए सतलज नदी। सतलज नदी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही राइट करिए कि पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी। दूसरी चीज, चीन, भारत, पाकिस्तान। इसका बहाव कहाँ कहाँ है? चीन है, भारत है और पाकिस्तान। अगला राइट करिए हिमाचल प्रदेश के निकट। हिमाचल प्रदेश के निकट कौन सा कार्य? हाँ, सिपकिला गार्ज का निर्माण। सिपकिला गार्ज का निर्माण। हिमाचल प्रदेश के निकट सिपकिला गार्ज का निर्माण। और जो पाकिस्तान, जो हिमालय है ना, हिमालय की जो 3 श्रेणी प्रमुख है, कौन कौन सी? 3 श्रेणियां कौन कौन सी जो प्रमुख हैं? ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों को काटती है। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हमने फिगर में बताया था ना कि जो गंगा नदी है वो पहले वाले को नहीं काटती, पहले हिमालय को। बाकी हाँ, जो सिंधु है और सतलज है, तीनों को काटती ना, इसीलिए पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। तो ये ग्रेट हिमालय है, राइट कर लेना। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों को काटती है, तीनों श्रेणियों को काटती है। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों श्रेणियों को काटती है या काटते हुए बहती है। राइट हो गया। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं
देखिए, जब ब्यास नदी सतलज में मिलती है तो किस बैराज का निर्माण होता है? जब ब्यास नदी सतलज में मिलती है तो किस हर के बैराज ना। तो अगला पॉइंट ऐड करिए कि जब ब्यास नदी सतलज में मिलती है तब एक बैराज का निर्माण होता है जिसे हम हर के बैराज कहते हैं। ये ब्यास नदी है, ये सतलज में आकर मिली। कहाँ मिली? पंजाब के निकट कपूरथला में। और जब पंजाब के निकट कपूरथला में मिली तो इसी को हम क्या कहते हैं? हर के बैराज। क्या कहते हैं? हर के बैराज कहते हैं। हर के बैराज। हर के बैराज जो है किन दो नदियों के मिलने से बना? ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। राइट करिए। और भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा। हम तो सतलज देखे ना, वाह सॉरी शारदा। राइट करिए। देखिए, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, इसी में राइट करिए, इसी पे सतलज नदी में। देखिए, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी यहीं से निकलती। कहां से? हर के बैराज से। कहां से निकलती है? हर के बैराज से। हो गया। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर हर के बैराज नामक स्थल से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर हर के बैराज नामक स्थल से निकलती है। हो गया। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में लिखिए स्पीति और स्वां। स्पीति और स्वां। तो जो नदियां हैं, नदियों का टॉपिक आज से समाप्त होता है। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आप लोगों को डाउट है वो कमेंट में डाल दीजिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।